दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे अलकायदा जैसे एक टेररिस्ट ग्रुप ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया? जी हाँ, अलकायदा ने किस तरह से दुनिया भर में अपने टेररिज्म के थ्रू दहशत फैलाई, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। लेकिन इस बात पर चर्चा कम होती है कि जियोपॉलिटिकली उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। आज की वीडियो में हम इसी बात को एनालाइज करेंगे और जानेंगे अलकायदा के सो कॉल्ड होली वॉर और यूएस के वॉर ऑन टेरर के जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को। आज हम देखेंगे कि कैसे अलकायदा ने सिंगल हैंडेडली वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं अलकायदा के ब्रीफ इतिहास को। दोस्तों, अलकायदा का फाउंडर ओसामा बिन लादेन सऊदी अरेबिया के एक वेल्दी कंस्ट्रक्शन मैग्नेट का बेटा था, जिसके कनेक्शंस रॉयल सऊदी फैमिली से भी थे। यानी बिन लादेन एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता था, जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थीं। लेकिन उसने शुरू से ही मुस्लिम वर्ल्ड में चल रहे पॉलिटिकल इश्यूज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। खैर, 9/11 के पहले अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को कम ही लोग जानते थे, लेकिन अलकायदा के रूट्स और इतिहास कोल्ड वॉर में 1970s तक ट्रेस किए जा सकते हैं, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। 1979 से 1989 तक चले सोवियत अफगान वॉर में सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था। इस अलायंस को अपोज करने के लिए वहां जन्म हुआ अफगान मुजाहिदीन का, जिसने इन्वेडर्स के खिलाफ एक होली वॉर या जिहाद छेड़ दिया। बिन लादेन ने इस दौर में अफगान मुजाहिदीन को फाइनेंसेस, आर्म्स और फाइटर्स प्रोवाइड किए। इसके बाद एक पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक स्कॉलर अब्दुल्ला आजाम के साथ मिलकर लादेन ने एक लार्ज फाइनेंशियल नेटवर्क को क्रिएट किया, और जब सोवियत्स ने 1989 में अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, तब अलकायदा को क्रिएट किया गया टू लॉन्च फ्यूचर होली वॉर्स। आजाम की 1989 में डेथ हुई और लादेन इस ग्रुप के मेन लीडर की तरह उभरा। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के हिसाब से इजराइल, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट में सो कॉल्ड काफिर सरकारों को मिल रहे यूएस सपोर्ट से लादेन काफी नाराज था। लादेन पैलेस्टीनियन कॉज के साथ भी सिंपैथी रखता था और वह पैलेस्टीन की प्रॉब्लम्स का मेन जिम्मेदार यूएस इजराइल नेक्सस को मानता था। अलकायदा का यूएस के खिलाफ हेट्रेड 1991 में पर्शियन गल्फ वॉर, सोमालिया में ऑपरेशन रिस्टोर होप मिशन और सऊदी अरेबिया में अमेरिकन प्रेजेंस के चलते भी था। इस कॉन्टेक्स्ट में अलकायदा का मेन प्रोजेक्ट था अ होली वॉर ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, ज्यूज एंड देयर अलाइज। इसलिए उसने पहले कई टेररिस्ट अटैक को दुनिया भर में करवाया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस हिसाब से अलकायदा एक ग्लोबल टेरर नेटवर्क था, जिसके लिंक्स और कनेक्शंस ऑलमोस्ट पूरे मिडिल ईस्ट में थे और उसके बियॉन्ड अफ्रीका और कई और एशियन देशों में। लेकिन अपने इस होली वॉर को ग्लोबल बनाने के लिए अलकायदा ने छोटे टेरर अटैक्स को गिव अप कर 9/11 जैसे टेरर अटैक्स को अंजाम दिया। लगभग 3000 अमेरिकन लोग मारे गए। दुनिया भर में इस इवेंट के चलते सन्नाटा फैल गया। सन्नाटा इसलिए क्योंकि शायद पहली बार एक सुपर पावर पर एक नॉन स्टेट एंटिटी ने ऐसा अटैक किया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड पावर होने के सारे दावों को निस्ते नाबूद कर दिया है। अलकायदा ने एक हिसाब से अमेरिका के फंडामेंटल आइडेंटिटी पर हमला किया था। होना क्या था? सन्नाटा खत्म हुआ और शुरुआत हुई ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की। अलकायदा का 9/11 अटैक और यूएस का वॉर ऑन टेरर अब ऐसे दो मेजर फैक्टर्स थे जो एक नई जियोपॉलिटिकल चर्निंग को जन्म देने वाले थे। आइए देखते हैं कैसे। इसके पहले कि हम अलकायदा के जियोपॉलिटिकल चेंजेस में रोल को डिस्कस करें, यह समझना जरूरी है कि ये जियोपॉलिटिकल चेंजेस अलकायदा के एक्शंस के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे। ऐसा इसलिए क्योंकि CIA द्वारा डिक्लासिफाइड एबोटाबाद पेपर्स ने यह इंडिकेट किया है कि लादेन इस्लामिक हिस्ट्री में तो वेल वर्स था, लेकिन उसे मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस की समझ कम थी। फोर्थ कमिंग बुक द बिन लादेन पेपर्स की ऑथर नेली लॉहर्ट कहती हैं कि बिन लादेन ने यह कभी एंटिसिपेट नहीं किया था कि यूएस 9/11 का रिवेंज लेने के लिए एक ग्लोबल वॉर छेड़ देगा। लादेन का प्रेडिक्शन ये था कि 9/11 अटैक के बाद अमेरिकन पब्लिक उसी तरह से प्रोटेस्ट करेगी जैसे उसने वियतनाम वॉर के अगेंस्ट किया था। उसे उम्मीद थी कि ऐसे प्रोटेस्ट के चलते यूएस मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में अपने इन्वॉल्वमेंट से खुद को विड्रॉ कर लेगा। लेकिन लादेन की उम्मीदों के बिल्कुल ऑपोजिट अमेरिकन पॉपुलेशन ने जॉर्ज W. बुश के वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट किया। नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 2001 में यूएस लेड कोएलिशन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और तालिबान रूल को डिसलॉज कर उसने अलकायदा के टेररिस्ट को हंट करना शुरू कर दिया। तालिबान ने 1996 से अलकायदा को सेफ हेवन प्रोवाइड किया था और यही वजह है कि वो फल फूल रहा था। बिन लादेन बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था फॉर वॉर ऑन टेरर एंड टू एंश्योर हिज ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल। 9/11 अटैक अब अलकायदा के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। अमेरिकन असॉल्ट से ये ग्रुप शैटर हो गया और अफगानिस्तान यूएस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस
बन गया। अलकायदा के टेररिस्ट पाकिस्तान के FATA में जाकर छुप गए और कुछ ईरान में भाग गए। खैर, जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो यूएस लेड वॉर ऑन टेरर सिर्फ एक रिवेंजफुल मूव नहीं था, बल्कि ये जियोपॉलिटिकली मोटिवेटेड था। कहीं ना कहीं लादेन द्वारा लॉन्च होली वॉर यूएस के लिए एक्सक्यूज बना, जहां वो अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को अब पुश दे सकता था। कई स्कॉलर्स का मानना है कि यूएस पॉलिसी बुश एडमिनिस्ट्रेशन के न्यू कंजर्वेटिव एम से ड्रिवन थी और उनका मेन एम था मुस्लिम वर्ल्ड का रिस्ट्रक्टिंग थ्रू रेजिम चेंज वॉर्स। बाइडेन अब कहते तो हैं कि अफगानिस्तान में यूएस अलकायदा को डिस्ट्रॉय करने गया था, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहानी बयान करती है। 2001 में तालिबान को गिराने के बाद यूएस को टेक्निकली अलकायदा के बाकी नेटवर्क्स की तरफ खुद को ओरिएंट करना था, अगर वो सिर्फ अलकायदा को लेकर कंसर्न होता तो। लेकिन यूएस 2003 में इराक में एक रेजिम चेंज वॉर लॉन्च करता है और सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को गिरा देता है। इराक इन्वेजन के लिए तो यूएस पर ये एक्यूजेशंस हैं कि उसने सद्दाम हुसैन पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखने के फॉल्स आरोप लगाए हैं फॉर इट्स ओन जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस। खैर, इराक वॉर ने न सिर्फ यूएस का फोकस अफगानिस्तान से हटा दिया, बल्कि इसने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जिन्होंने इराक के अंदर अलकायदा के रिवाइवल की कंडीशंस को जन्म दिया। इराक में अलकायदा की एक नई ब्रांच सेटअप हुई, जिसे अबू मुसब अल जरकावी लेड कर रहा था। जरकावी का आउटफिट शायद डेडलीस्ट ग्लोबल जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इराक इन्वेजन के नेगेटिव इम्पैक्ट से सीख लिए बिना 2011 में लीबिया में भी रेजिम चेंज वॉर्स को लॉन्च किया। यूएस और लादेन दोनों के जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशंस के चलते पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसा लॉलेसनेस जन्म ले रहा था जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के लिए कंड्यूसिव था। यूएस को लगा कि वो अपनी सुपीरियर मिलिट्री फोर्स से रेजिम्स को चेंज कर वहां के जियोपॉलिटिकल सिस्टम्स को रिफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये ऑन ग्राउंड होना मुश्किल था, स्पेशली इन अ मॉडर्न वर्ल्ड जहां नेशनलिज्म और एंटी इंपीरियलिस्ट आइडियाज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इंपीरियलिज्म के भयावह इतिहास के चलते इंडिजिनस लोग किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन को सपोर्ट करने से कतराते हैं, लेकिन इस सेंटिमेंट का फायदा जिहादियों को मिला और क्योस और लॉलेसनेस की कंडीशंस को थ्राइव करने लगे। पोस्ट वॉर इराक ने अगर अलकायदा को एक नया बेस प्रोवाइड किया, तो लीबियन क्राइसिस ने अराजकता में अलग अलग मिलिशियाज और गवर्नमेंट्स एक दूसरे के खिलाफ एक कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए। मिडिल ईस्ट में लगी आग अब नॉर्थ अफ्रीका तक फैल गई। उधर सीरिया में यूएस ने डायरेक्ट सपोर्ट की जगह एक इनडायरेक्ट प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत की अगेंस्ट सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद। यूएस असद के खिलाफ मिलिटेंट्स और रिबल्स को सपोर्ट करने लगा। सीरिया के रून से ही जन्म हुआ एक और खतरनाक टेररिस्ट आउटफिट जिसका नाम था ISIS या इस्लामिक स्टेट। ये बात ध्यान देने वाली है कि इस्लामिक स्टेट के लीडर्स के कनेक्शंस अलकायदा से काफी पहले से थे। दोस्तों, अलकायदा के होली वॉर ने सच में दुनिया को बदल कर रख दिया, जिसका अगला पहलू है मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बदलाव। रेजिम चेंज वॉर्स ने टेररिस्ट आउटफिट को कई देशों में प्रोलिफरेट करने में मदद किया। इससे इस्लामिस्ट और इस्लामोफोबिक पॉलिटिक्स दोनों में बढ़ोतरी हुई। एक तरफ मिडिल ईस्ट में रेडिकलाइजेशन बढ़ने लगा, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न देशों में एंटी इस्लामिक सेंटिमेंट्स भी स्ट्रांग हुए। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम मेजोरिटी देशों की लोकल पॉपुलेशन का हुआ। हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इस डेथ और डिस्ट्रक्शन के साइकिल ने एक विशियस साइकिल को जन्म दिया, जिसे रोक पाना आसान नहीं था। मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में भी एंटी अमेरिकनिज्म जन्म लेने लगा और वेस्ट में इस्लामोफोबिया। इसका सबसे मेन कारण था रेफ्यूजी क्राइसिस, जिसने यूरोपियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। रेफ्यूजी क्राइसिस के चलते मिडिल ईस्ट से लोग अपने इमीडिएट नेबरहुड यानी यूरोप की तरफ माइग्रेट करने लगे। इस क्राइसिस ने यूरोपियन सोसाइटीज में फैले इस्लामोफोबिया को और बूस्ट किया और वहां पर फार राइट पॉलिटिक्स अब एक नए तरीके से स्ट्रांग होने लगी। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लगातार यूरोप में पॉपुलिस्ट फार राइट फोर्सेस स्ट्रांग हो रही थी और इसमें रेफ्यूजी क्राइसिस फ्यूल का काम करने लगी। 2011 से 2015 के बीच लीबियन और सीरियन क्राइसिस के चलते जब रेफ्यूजीज वेस्ट में माइग्रेट कर रहे थे, तभी क्योटिक सिचुएशंस का फायदा उठाकर ISIS ने यूरोप में भी कई अटैक्स को अंजाम दिया। इन अटैक्स ने कहीं न कहीं फार राइट पॉलिटिक्स को और ज्यादा स्ट्रांग किया। रेजिम चेंज वॉर्स टेररिज्म को तो खत्म नहीं कर पाए, बल्कि उन्होंने वेस्ट को पोलराइज और डिवाइड जरूर कर दिया। दोस्तों, अलकायदा के साथ शुरू हुआ जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे एक नया मोड़ लेने लगा। ये नया मोड़ था वर्ल्ड ऑर्डर का ट्रांसफॉर्मेशन। जब 1991 में सोवियत का फॉल हुआ और कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तब फेमस फिलोसोफर
फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में अनाउंस कर दिया कि यूएस लेड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की आइडियोलॉजिकल वॉर में जीत हुई है। स्कॉलर्स ये दावा करने लगे कि दुनिया में अब सिर्फ एक सुपर पावर है जो उसके रूल्स और रेगुलेशंस को गवर्न करेगा। इसी को हम यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, जहां सिर्फ एक सुपर पावर अपनी मनमानी करने की ताकत रखता है। इस मनमानी के एग्जांपल्स हमने इस वीडियो में पहले देखे ही हैं, लेकिन दोस्तों इसी मनमानी ने कहीं ना कहीं यूएस डोमिनेशन को कमजोर भी कर दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब यूएस मुस्लिम वर्ल्ड में रेजिम चेंज वॉर्स में बिजी था, तब ईस्ट एशिया में चाइना चुपचाप खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। थ्रू आउट 1990s वो एक मैसिव इकोनॉमिक पावर हाउस की तरह उभरा और 2021 तक वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। चाइना की रैपिड राइज का इफेक्ट उसकी मिलिट्री पावर में भी देखने को मिला, जो आज पूरे साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में भी खुद को असर्ट करने में लगी हुई है। जब तक यूएस रियलाइज कर पाता कि चाइना उसका सबसे बड़ा राइवल बन के उभर चुका है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। उधर अफगानिस्तान में यूएस वॉर ऑन टेरर को हार गया। तालिबान 20 साल लंबे चले यूएस असॉल्ट को सर्वाइव करने में कामयाब रहा और जैसे ही यूएस ने अपना विड्रॉल शुरू किया, तालिबान ने भी अफगानिस्तान को रिकैप्चर करना शुरू कर दिया। आज तालिबान अफगानिस्तान में डी फैक्टो रूलर बन चुका है। अलकायदा की बात करें तो वो अपने सर्वाइवल के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया था, जिसे बाइडेन एक मेटास्टेसाइज्ड थ्रेट कहते हैं। यानी 20 साल के वॉर के बाद भी टेरर खत्म तो बिल्कुल नहीं हुआ। खैर, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के चलते हम ये देख सकते हैं कि अब वो दिन पीछे छूट गए हैं जब यूएस अकेले वर्ल्ड को अपनी मनमर्जी से चलाता था। चाइना एक पोटेंशियल राइवल की तरह यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है और अफगानिस्तान में वो आज यूएस द्वारा क्रिएटेड वैक्यूम को फिल करने की कोशिश में है। दोस्तों, यूएस हेजेमनी अब खत्म हो चुकी है, ऐसा कहना फिलहाल सही नहीं होगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आज यूएस के सामने एक मेजर पावर चाइना खड़ा है, जिसने उसकी हेजेमनी को कमजोर जरूर किया है। और इसका एक मेजर कारण यूएस का 20 साल लंबा वॉर ऑन टेरर है, जो अलकायदा के खिलाफ शुरू हुआ था। हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत जल्द स्कॉलर्स इस बात को भी मान लेंगे कि अब हम या तो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ गए हैं, वैसे ही जैसे कोल्ड वॉर के दौर में हुआ था, या फिर हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां कई सारे मिडिल पावर्स साथ में एग्जिस्ट करते हैं विद देयर ओन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस। इसके अलावा नोट करने वाली बात यह भी है कि आने वाले समय में सबकी नजरें अफगानिस्तान पर होगी, जहां आज भी अलकायदा, आईएसआईएस और कई छोटे टेरर ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि एक चाइना पाक नेक्सस और पोस्ट यूएस दौर में अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरह से दुनिया को इम्पैक्ट करेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी अलकायदा की और कैसे अलकायदा ने वर्ल्ड ऑर्डर को डिसरप्ट किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।